उपस्थित सभी किसान भाइयों, जैन इरिगेशन के वितरक बंधुओं, जैन इरिगेशन के एसोसिएट्स बंधुओं और जैन इरिगेशन को चाहने वाले सारे फेसबुक मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आज की संगोष्ठी का होस्ट अभिजीत जोशी। दोस्तों, पिछले बहुत सारे दिनों से हम बहुत सारी संगोष्ठियाँ सुनते आ रहे हैं, जिसमें ड्रिप इरिगेशन के बारे में हमने बहुत विस्तार पूर्वक बात की, स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में हमने बात की, स्वयं चलित टपक सिंचाई के बारे में बात की। जब मैं स्वयं चलित टपक सिंचाई की जब बात कर रहा था, तब मैंने बात की थी कि स्वयं चलित टपक सिंचाई के जो कंट्रोलर्स है, उसमें कुछ ओपन फील्ड्स एप्लीकेशन के लिए है, कुछ ग्रीन हाउस एप्लीकेशन के लिए है। तो ग्रीन हाउस एप्लीकेशन क्या है, ग्रीन हाउस है क्या, एक्चुअली ग्रीन हाउस का मतलब क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हो। लेकिन उसके पहले ये सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका एक जवाब मुझे देने की कोशिश करिए। और उसके पहले भी दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। आप ये संगोष्ठी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। भाई शेयर ही मांग रहा हूँ, आपकी प्रॉपर्टी का शेयर नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे। तो शेयर करो, शेयर का बटन दबाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाओ। आज की संगोष्ठी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तकनीकी है, लेकिन जो ग्रीन हाउस ग्रोअर्स है उनके लिए ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो शेयर करिए, लाइक करिए और ये जो सवाल आपके स्क्रीन पे है उसका जवाब दीजिए। भाई मुझे तो एकदम केबीसी के सीट पे बैठे हुआ लगता है और आप लोग हॉट सीट पे बैठे हो। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ और आप जवाब दे रहे हो। वाई ग्रीन हाउस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस? बिकॉज इट लुक्स ग्रीन। वो हरा दिखता है, उसके में हरे कलर की शेड नेट हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हरे प्लांट्स होते हैं, फसल आपकी हरी होती है, तो इसलिए हरा ग्रीन हाउस कहा जा सकता है। या तो मिस्टर ग्रीन ने इसको इन्वेंट किया था। कौन सा जवाब है दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। लेकिन चलो मैं आपको जवाब बता ही देता हूँ। बहुत सारे जवाब सही आ रहे हैं। ग्रीन हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिप्लिकेट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। आप सभी को पता है कि हमें जो प्रकाश मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, वो सूरज से मिलती है। तो सूरज की रोशनी जब पृथ्वी की तरफ आती है और पृथ्वी की तरफ आने से पहले उसको पृथ्वी के वायुमंडल को भेद के अंदर आना पड़ता है। तो जब ये सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल को भेद के अंदर आने की कोशिश करती है, तो बहुत सारी रोशनी वायुमंडल से रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है। कुछ रोशनी वायुमंडल को क्रॉस करके अंदर आती है। जो अंदर आती है वो अंदर आने के बाद पृथ्वी की सतह पर जो गिरती है, तो पृथ्वी के सतह का तापमान बढ़ने लगता है। और कुछ रोशनी या कुछ तापमान, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, ये हीट ये रिफ्लेक्ट होती है पृथ्वी की सतह से। तो मतलब पृथ्वी की सतह से कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है, पृथ्वी का तापमान है, पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ रहा है, पानी का तापमान बढ़ रहा है। और ये सब तापमान जो बढ़ रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर उसको रोकने वाला कौन है? ऊपर वापस उसको एक वायुमंडल जो है उसको रोक रहा है। और ये वायुमंडल में, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये गैसेस है, ये गैसेस उसको रोकते हैं। और इसी की वजह से दोस्तों पृथ्वी पर जीवन पनप रहा है। हम लोग सारे जीवित है ये साइकिल की वजह से, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। लेकिन दिन ब दिन होता क्या जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊपर छोड़ रहे हैं। कहाँ से आ रहा है ये? तो आपकी गाड़ी चलती है, कार्बोरेटर्स में धुआं निकलता है, बाकी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस, आप एयर कंडीशनर चलाते हो, CFC गैसेस निकलते हैं, आप पराली जलाते हो दोस्तों, तो ये पराली जलाने से भी ये सारा धुआं जो ऊपर उठ रहा है ये जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर। ये ग्रीन हाउस गैसेस एक ऐसी परत बना रहा है कि जिसकी वजह से ये बाहर जाने की कोशिश करने वाली हीट बाहर नहीं जा रही, अंदर रह रही है और अंदर की हीट बढ़ रही है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये दोस्तों, ये सारी चीजें, ये बड़ा किस्सा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि ये ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हम ग्रीन हाउस के अंदर क्रिएट करते हैं। तो किस तरह से क्रिएट करते हैं? ग्रीन हाउस में भी आपने एक ट्रांसपेरेंट शीट लगाते हैं जिसको पॉलीफिल्म कहते हैं, या ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है, जिसमें से सूरज की रोशनी अंदर आती है, तापमान अंदर आता है, कुछ अंदर आता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है ऊपर के ऊपर। जो अंदर आता है वो अंदर आने के बाद में ग्रीन हाउस के अंदर की जो सतह है, प्लांट्स है, पौधे है, ग्रीन हाउस के पिलर्स है, ये सारे को गर्म कर रही है। ये गर्म करके रेडिएटेड, जिसको बोलते हैं हम ना, रेडिएटेड हीट वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान बढ़ रहा है। और ये तापमान को नियंत्रित करना, यही ग्रीन हाउस के अंदर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यानी ये ग्रीन हाउस के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। और अगर हमको अंदर फसल उगानी है,
कुछ प्लांटेशन करना है तो ये तापमान को नियंत्रित करना है, आर्द्रता को नियंत्रित करना है, तो ये सब चीज़ें हमको करना है। तो दोस्तों ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसीलिए ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सब आपको मालूम ही था, मैंने जस्ट एक रिपीट कर दिया आपके लिए। अब ये ग्रीन हाउस करना क्यों है? इतनी बड़ी सारी उसमें लागत है, इतना बड़ा एक्सपेंसेस है, पैसा लगता है, ग्रीन हाउस खड़ा करना है, उसके अंदर पौधे लगाना है, तो ये करना क्यों है ग्रीन हाउस? क्योंकि ग्रोअर ये हमेशा चाहता है कि एक अच्छे क्वालिटी का फ्रूट या क्रॉप आपके लिए अवेलेबल करे, और ये जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है इसके ऊपर अच्छा पेबैक उसको मिले, क्योंकि रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई हर चीज़ करता है तो कुछ मुनाफा कमाने के लिए करता है, तो ये मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमा सके, ताकि जो कंज्यूमर है उसको वो अच्छी मात्रा का फल या फूल या जो भी है अच्छी क्वालिटी का, अच्छी साइज का ये दे सके। और तभी कंज्यूमर की अपेक्षा क्या है, कंज्यूमर क्यों ग्रीन हाउस वाले से खरीदना चाहता है? क्योंकि कंज्यूमर ये चाहता है कि उसको एक अच्छी क्वालिटी का क्रॉप मिले। अगर वो फूल लेना चाहता है तो अच्छा फूल, बड़ा सा फूल, बड़े साइज वाला फूल रहे, अच्छा दिखना चाहिए, शेप उसका अच्छा होना चाहिए, बड़ा फल होना चाहिए, उसकी क्वालिटी, उसका शाइन, शेप, ये सब कुछ, फर्मनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसमें मिलना चाहिए। या कुछ एग्जॉटिक जो हमारे देश में नहीं बनते, ऐसे कोई सब्जी होगी या कुछ वेजिटेबल्स होंगे, ये जो बाहर कहीं होते होंगे, ये ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट करके हमारे यहाँ पर उसकी पैदावार करें, ताकि यहाँ पर उसके अच्छे दाम मिल सके। तो कंज्यूमर ये चाहता है कि मैं कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स खाऊं, खुद एग्जॉटिक वेजिटेबल खाऊं, जो मुझे यहाँ पर इंडिया में नहीं मिलते, तो उसे वो मिलने का एक चांस मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंट्रोल क्लाइमेट में उसे कंज्यूमर को एक अपेक्षा रहती है कि उसे डिसीज फ्री फ्रूट्स मिल रहे, डिसीज फ्री प्लांट्स मिल रहे, जिसकी वजह से कोई डिसीजेस फैलने वाले नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की अपनी अपनी अपेक्षा है। तो ग्रोवर ये चाहता है कि अच्छे क्वालिटी का फ्रूट्स वगैरह दे, ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है उसने की इतनी बड़ी लागत, उसके ऊपर उसको ज़्यादा मुनाफा कमा सके, और कंज्यूमर को भी अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो दोस्तों ये जब हम सोच रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये सब करने के लिए हमें कुछ ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि जिसमें मैं ये सब आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकूं, कि जहाँ पर मैं कुछ फूल पौधे या जो भी मैं प्लांटेशन कर रहा हूँ वो उसके लिए जो लायक कंडीशंस है उसमें ही वो ग्रो हो सके। तो ये तो हमने देखा दोस्तों कि ग्रीन हाउस क्यों करना है। जैसे ग्रीन हाउस के बाकी सारे फायदे भी है कि आप एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर कर रहे हो, तो बारिश से आपके पौधों की, आपकी फसल का बचाव होता है, हवा से बचाव होता है। फिर आप CO2 अंदर इंक्रीज कर सकते हो, तो CO2 पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो CO2 की मात्रा, क्योंकि CO2 बाहर नहीं निकल रहा है, तो CO2 की मात्रा अंदर बढ़ती है, या आप बाहर से CO2 अंदर छोड़ सकते हो, आप हीटिंग कर सकते हो, कूलिंग कर सकते हो। तो आपके क्रॉप के ऊपर, जैसे मैंने कहा आपको, कि बेटर कंट्रोल लाने के लिए आप ग्रीन हाउस तैयार करते हो या ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर खड़ा करते हो। अब ग्रीन हाउस में आज हमारे जो संगोष्ठी का विषय है दोस्तों, वो है वातावरण निर्मिति या क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस के अंदर। तो ग्रीन हाउस के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल मतलब क्या है? 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है ग्रीन हाउस के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। एक है प्रकाश, लाइट, ग्रीन हाउस के अंदर आने वाले प्रकाश का नियंत्रण या नियोजन। दूसरा टेम्परेचर, तापमान, ग्रीन हाउस के अंदर बढ़ने वाला या कम होने वाले तापमान का नियंत्रण। और तीसरा है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ग्रीन हाउस के अंदर जो आर्द्रता है उसका नियंत्रण करना। ये 3 चीजें ग्रीन हाउस के वातावरण या क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कैसे किया जा सकता है? तो आइए 1 बाय 1 हम इसके बारे में अब विस्तार पूर्वक बात करते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं और आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को इसकी तकनीकी जानकारी नहीं रहती। ये जानकारी आज हम देने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये वीडियो से आप जुड़े रहिए, ये वेबिनार से जुड़े रहिए आखिरी तक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ से अभी सब्जेक्ट मैं चालू कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है लाइट कंट्रोल। ग्रीन हाउस के अंदर लाइट का कंट्रोल कैसा किया जाता है। तो लाइट के बारे में, मैं प्रकाश के बारे में बताऊं कि टोटल रेडिएशन जो होता है, विजिबल और नॉन विजिबल रेज होते हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ रेज जो होते हैं या कुछ किरणें जो होती है सूरज की, अलग अलग बैंड कहा जाता है उसको। तो ये कुछ किरणें हमें दिखती है, अपनी आंखों से दिखती है, रंग हमको दिखते हैं आंखों से, लेकिन कुछ किरणें ऐसी होती है जो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखती। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गया या इंफ्रारेड हो गया, ये हमें अपनी आंखों से, ये जो बैंड का आखिरी कोने, ये हमें अपनी आंखों से नहीं देखते। तो क्या दिखता है? तो बीच वाला जो पोर्शन है जिसको हम
टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला जो पोर्शन है वो हमें आंखों से दिखता है, और ये 400 से 700 वेवलेंथ वाला पोर्शन ही पौधों के उपज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो ये लाइट जो होता है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिवेटेड रेडिएशन, PAR, पार लाइट्स इसको बोलते हैं, जो 400 से 700 नैनोमीटर्स में आपको मिलता है। इसका जो यूनिट है ये है, जो पार का जो यूनिट है वो है माइक्रो आइंस्टाइन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एमई कहा जाता है इसको। और जनरली इंडियन कंडीशंस में 2000 एमई तक का हमको समर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो चलो इसके बारे में बहुत तकनीकी चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता, हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उसके सॉल्यूशंस के बारे में आज हमको बात करनी है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है लाइट के बारे में? या तो लाइट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, प्रकाश बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा है, या प्रकाश बहुत कम अंदर आ रहा है, दोनों तरीके की प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो प्रकाश अगर ग्रीन हाउस के अंदर ज़्यादा मात्रा में आ रहा है और आपको उसको कंट्रोल करना है तो दो तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक है व्हाइट वॉश, सफ़ेदा। आप ग्रीन हाउस की पॉलीफिल्म के ऊपर हल्का सा सफ़ेदा दे सकते हो, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और लाइट अंदर कम आ जाएगा। लेकिन फिर आपको ये सफ़ेदा बाद में क्लियर करना पड़ता है जब लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है। दूसरा तरीका है शेड नेट या थर्मल नेट का उपयोग। तो शेड नेट या थर्मल नेट को आप प्रॉपरली ग्रीन हाउस के अंदर मूव करके आप उसको लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो। और लाइट अगर कम है तो आपको रूफ क्लीनिंग सिस्टम, क्योंकि हो सकता है कि लाइट कम होने की एक बहुत महत्वपूर्ण वजह ये हो सकती है कि जो ऊपर की पॉलीफिल्म है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जम गई है, और ये धूल ना निकलने की वजह से लाइट में अवरोध आ रहा है, प्रकाश नीचे नहीं आ सकता है, और जिसकी वजह से तो रूफ क्लीनिंग सिस्टम आपको अपनाना पड़ेगा। ये किस तरह से होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और फिर या तो ऐसी कुछ परिस्थितियां है कि जब बादल आ गए या लाइट ही ऊपर से ही कम आ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो आप आर्टिफिशियल लाइटिंग कर सकते हो। तो आर्टिफिशियल लाइटिंग किस तरह से कर सकते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। और अगर ये सारी परिस्थितियों में जब लाइट कम हो रहा है, ग्रीन हाउस के अंदर का प्रकाश कम हो रहा है, तो आपको प्लांट केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि प्लांट का न्यूट्रिएंट फ्लो कम ना हो जाए इसकी वजह से, या स्टोमेटोज ओपनिंग क्लोजिंग में कुछ इफेक्ट ना हो जाए, ये आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो प्लांट केयर भी एक तरीका है जब आपका लाइट कम है। तो आइए दोस्तों पहले हम जानते हैं कि शेड नेट या थर्मल नेट किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें प्रकार है। जो शेड नेट है जो यूजुअली नायलॉन की होती है, थर्मल नेट जिसमें एल्यूमिनियम के धागे होते हैं, एल्यूमिनेट्स होता है, तो जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन आपको मिलता है, जिसको थर्मल नेट भी कहा जाता है। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। नेचुरली एल्यूमिनियम या थर्मल नेट्स है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, शेड नेट है थोड़ी सी लो कॉस्ट होगी। ये आप मोटराइज्ड या मैनुअल मूवमेंट्स आप ग्रीन हाउस के अंदर उसकी कर सकते हो, जिसके द्वारा आप लाइट इंटेंसिटी जो चाहिए, जितनी चाहिए उतनी तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और उसमें बहुत सारे प्रकार की नेट्स आती है। जैसे शेड नेट की हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे ओपनिंग्स मिलती है आपको, 33%, 50%, 75% ओपनिंग वाला, या तो फिर एल्यूमिनियम नेट्स में या एल्यूमिनेट्स में भी आपको ओपनिंग्स मिलती है। शेड नेट में आपको अलग अलग कलर की नेट्स मिलती है। तो ये डिपेंड्स करता है आप कौन सा क्रॉप कर रहे हो, किस तरह की फसल आपकी है, उसके ऊपर आप ये डिसीजन ले सकते हो। तो ये शेड नेट लाइट एडजस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नेचुरली वेंटिलेटेड हो या फोर्स वेंटिलेटेड, नेचुरली वेंटिलेटेड और फोर्स वेंटिलेटेड क्या है ये भी मैं बताना चाहूँगा। ग्रीन हाउस में यूजुअली वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार होते हैं। एक होता है फोर्स वेंटिलेशन, जिसमें पूरा ग्रीन हाउस क्लोज है और आप वेंटिलेशन जो अंदर की हवा का चलन है उसको आप फोर्सफुली या किसी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। दूसरा नेचुरली, जिसमें आपका जो ऊपर का जो विंडोज है ये खुले और हवा अंदर आने के आप रास्ता दे रहे हो। तो ये नेचुरली वेंटिलेटेड और फोर्स वेंटिलेटेड, इस तरह के दो प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे जो लाइट इंटेंसिटी को कम करने वाली दूसरा जो कारण हमने देखा था, रूफ क्लीनिंग, रूफटॉप क्लीनिंग। रूफ के ऊपर बहुत सारी ज्यादा डस्ट या धूल जम गई है तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसको क्लीन करेंगे, उसको बार बार क्लीन करोगे, प्रॉपरली क्लीन रखोगे तो अंदर की लाइट इंटेंसिटी आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। तो रूफटॉप क्लीनिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स है ये यहाँ पर आपको दिखाए गए, उसमें आप छोटे माइक्रो स्प्रिंकलर यूज कर सकते हो, या तो लो एंगल के स्प्रिंकलर्स उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये जो स्प्रिंकलर्स है इस तरह के, ये लो एंगल के स्प्रिंकलर्स है, इसका जो ट्रेजेक्टरी एंगल है ये कम होता है ताकि ये ग्रीन हाउस के स्पैन के बाहर ना जा सके, आपके ग्रीन हाउस के अंदर ही रह सके। तो ये लो एंगल के स्प्रिंकलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो ग्रीन हाउस का जो स्पैन है, ऊपर का रूफ है, ये क्लीन हो सके। तो ये इसकी डिसीजन आपको कैसे लेनी पड़ेगी कि ग्रीन हाउस का स्पैन कितना लंबा है, कितने स्पैन का ग्रीन हाउस है आपके, कितने अंतराल पे आपको ये लगाना है, ये इसके ऊपर आप इसकी
इसका चयन कर सकते हो, इसकी डिसीजन ले सकते हो। तो ये इस तरह से दोस्तों आप रूफ क्लीनिंग कर सकते हो। अगर आप रूफ क्लीनिंग जब कर रहे हो दोस्तों, तो एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो रूफ क्लीनिंग के लिए, ये पानी डीमिनरलाइज्ड होना चाहिए, इसमें क्षार का प्रमाण कम होना चाहिए, ईसी जो होता है ये पानी का, ये कम होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब आप रूफ के लिए पानी की बौछार हो जाएगी, रूफ तो साफ हो जाएगा, लेकिन जो पानी का जो लेयर है रूफ के ऊपर या पॉलीफिल्म के ऊपर, ये बाद में सूख जाएगा और उसमें जो क्षार है वो वहीं रह जाएंगे। इन क्षारों को निकालना फिर बाद में दिक्कत भरा हो सकता है। तो आपका पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रूफ क्लीनिंग की बात कर रहे हो तो पानी आपका डीमिनरलाइज्ड होना चाहिए, जिसका ईसी कम होना चाहिए, पीएच लगभग 7.8 से नीचे होना चाहिए, तब ये पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अल्कलाइन वाटर, सलाइन, क्षार युक्त पानी आप इसमें इस्तेमाल ना करिए। तीसरी जो बात हमने लाइटिंग के बारे में बात की थी दोस्तों, वो है कि अगर बाहर बादल है और बाहर का लाइट ही, सूरज की रोशनी ही कम आ रही है, तो ऐसे स्थिति में क्या करें, किस तरह से अंदर की रोशनी बढ़ाए? तो उसके लिए आप फोटोसिंथेटिकली एक्टिवेटेड रेडिएशन वाले लैंप्स, लाइटिंग सिस्टम्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये लैंप्स होते हैं जिसमें आर्टिफिशियली लाइट आते हैं, जो हमारा बताया गया था कि 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ में आपको ये मिलेगा। ये जो लाइट इसमें से निकलेगा वो इस तरह का रहेगा, और इसमें एल्यूमिनियम का उसमें फॉइल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसके रिफ्लेक्शन चारों तरफ हो जाता है, चारों तरफ उसका प्रकाश फैलता है, और ये लगभग 400 से 600 वाट के लाइट्स आते हैं। ये आप ग्रीन हाउस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको लाइट इंटेंसिटी मेंटेन रखना बहुत ही रिक्वायर्ड है, आपका क्रॉप बहुत डेलिकेट है, लाइट इंटेंसिटी का कम ज़्यादा होना बहुत बार पॉसिबल है, बहुत बार बादल आने की कोशिश रहते हैं बादल आपके एरिया में, तो आप ये पावर लैंप के बारे में सोच सकते हो। पावर लैंप आप इस्तेमाल कर सकते हो लाइटिंग एडजस्टमेंट्स के लिए। उसके बाद में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में आज हम डिटेल या विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, वो है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल। तो जैसे लाइट के बारे में हमने बात की, दूसरे दो जो पहलू थे, तापमान नियंत्रण और आर्द्रता नियंत्रण, तो ये कैसे हो सकता है? तो बेसिकली तापमान अगर ग्रीन हाउस के अंदर नियंत्रित करना है आपको, तो वो होता है जिसको हम एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं, उसके द्वारा। अब एनर्जी एक्सचेंज या हीट एक्सचेंज क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं कि आपने एक ग्लास में ठंडा पानी लिया, दूसरे ग्लास में गर्म पानी लिया, दोनों पानी एक साथ अगर मिक्स किया तो दोनों का मिलके ठंडा और गर्म मिलके आपको थोड़ा सा हल्का गर्म या नरम जैसा पानी आपको मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ठंडे पानी ने गर्म पानी की एनर्जी ली और गर्म पानी ने ठंडे पानी को एनर्जी दी या हीट दिया। ये हो गया एनर्जी एक्सचेंज या हीट एक्सचेंज। तो तापमान नियंत्रण के लिए या आर्द्रता के नियंत्रण के लिए यही तरीका अपनाया जाता है, जिसमें हम एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा तकनीकी कुछ डेफिनेशंस आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपने 1 ग्राम पानी लिया, आपने पानी को मेजर किया, एक चम्मच में 1 ग्राम का पानी लिया और उसको कोई गैस के बर्नर पे लगाया और उसको गर्म करना शुरू कर दिया। मानो कि पानी का तापमान जो है 0 डिग्री है और उसका पानी का बाष्पीभवन होने तक आपको रुकना है। तो वो पानी को आप गर्म कर रहे हैं, पानी उबल रहा है धीरे धीरे, अभी उसका बाष्पीभवन, उसमें से भाप निकल रही है और कुछ देर के बाद में शायद हो सकता है कि सारा का सारा पानी भाप बन के उड़ गया। तो पानी को भाप बन के उड़ाने के लिए, 1 ग्राम पानी को भाप बन के उड़ाने के लिए जो एनर्जी लगी, जिसको कैलोरी बोलते हैं, एनर्जी को हम कैलोरी के यूनिट में मेजर करते हैं, ये लगते हैं 590 कैलोरी। मतलब पानी को भाप बनने में 590 कैलोरी लेता है पानी। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये तकनीकी डेफिनेशंस, इसके बारे में मैं जरूर आपसे बात करूंगा, लेकिन आगे जाके। तो आपको एटलीस्ट इसको लैटेंट हीट बोलते हैं कि ये जो हीट है या जो एनर्जी है, लैटेंट एनर्जी, ये 590 कैलोरी लगने वाली है 1 यूनिट, 1 ग्राम आपको भाप बना के उड़ाने में। तो ग्रीन हाउस के अंदर पूरा एरिया कितना है, कितना पानी लगेगा आपको कूलिंग करने के लिए, और उसको भाप बनाकर उड़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, इसका कैलकुलेशंस करने के लिए हमको ये कैलोरी का गणित जानना जरूरी है दोस्तों। दूसरा, ग्रीन हाउस के अंदर हम कितना टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। तो लगभग 4-6 डिग्री, या वो डिपेंड करता है कि बाहर का तापमान कितना है, बाहर की आर्द्रता कितनी है, आपको कितना टेम्परेचर लाना है।
और आपका ग्रीन हाउस में आपकी सिस्टम कैसी है इसके ऊपर आधारित होता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात है एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी, ग्रीन हाउस के बाहर तापमान कितना है, ग्रीन हाउस के बाहर आर्द्रता कितनी है, इसके ऊपर। तो आप 4-6 डिग्री इवन 10-12 डिग्री तक भी आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। लेकिन ये डिपेंड है आपका बाहर का तापमान कितना है, बाहर की आर्द्रता कितनी है, और आप जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो ये करने के लिए। ये तो पहले हम बात करते हैं कूलिंग सिस्टम के बारे में कि ग्रीन हाउस का अंदर मुझे तापमान नियंत्रित करना है, तो मैं ये तापमान नियंत्रित किस तरह से करूं। तो उसके पहले ये तापमान नियंत्रित करना क्यों है, मुझे क्या मुझे तकलीफ होने वाली है, तो ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब ग्रीन हाउस के अंदर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और जब पत्तों का जो टेम्परेचर होता है लीफ टेम्परेचर, उससे अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया आजू बाजू का, तो पत्ते का जब टेम्परेचर उससे बढ़ना शुरू हो जाता है तो स्टोमेटोज जो होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है पत्तों का, बाष्पीभवन होता है, पत्तों के द्वारा एनर्जी सब बाहर जाती है, ये स्टोमेटोज क्लोज होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। और जैसे ही वो बंद होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि पत्तों को या वो जो फसल है आपकी या वो पौधा है उसको वाटर कंजर्वेशन करना है, उसको पानी जाने नहीं देना उसमें से बाहर, तो इसलिए उसने अपने आप वो स्टोमेटोज क्लोज कर लिए। अब ये स्टोमेटोज क्लोज कर लिए, इसका मतलब क्या हो गया, जब स्टोमेटोज ओपन रहते हैं तो आपका जो सैप फ्लो है, न्यूट्रिएंट का फ्लो जो आपके पौधे के जड़ों से लेके ऊपर तक आ रहा है और ऊपर फैल रहा है पूरे पेड़ में, तो ये फ्लो कम हो जाता है, ये फ्लो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस फ्लो कम होता है न्यूट्रिएंट का, इसका मतलब आपका पेड़ के ऊपर असर हो रहा है, उसका स्ट्रेस आ रहा है, उसके ऊपर तान आ रहा है, उसका आपका जो तना है वो छोटा हो जाएगा, आपके फूल की साइज कम हो जाएंगी, फूल झड़ने लगेंगे, पत्ते जो है सिकुड़ने लगेंगे ऐसे, क्योंकि जब पत्ते को पानी की कमी होती है तो वो सिकुड़ने लगता है। तो ये सारे असर, ये जो इफेक्ट है ये आपको दिखने लगेंगे। आपका फ्लावरिंग डिले हो जाएगा क्योंकि आपने जो लगाया है कुछ पौधा है जिसके लिए फ्लावरिंग की आप इंतजार कर रहे हैं, ये तनाव की वजह से वो फ्लावरिंग डिले हो जाता है, तो इसका मतलब आपका टाइम बढ़ गया हार्वेस्टिंग का तो आपका एक तरह से नुकसान ही हो रहा है। तो इसी वजह से आपको ग्रीन हाउस के अंदर तापमान का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो तापमान नियंत्रित किस तरह से कर सकते हो, तो बहुत सारे प्रकार है, या तो कॉम्बिनेशन में बहुत सारे प्रकार का कर सकते हैं, जिसमें एक वेट पैड एंड फैन, जैसे कूलिंग पैड्स होते हैं और फैन आप इस्तेमाल कर सकते हो तापमान नियंत्रण करने के लिए। फिर फॉगिंग सिस्टम है, फिर एयर कंडीशनिंग है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन एक दो जगह पे हमने एयर कंडीशनिंग भी किया है ग्रीन हाउस के अंदर। मोस्टली रिसर्च जहाँ पर होता है, जहाँ पर बिल्कुल कुछ भी उनको प्रिसाइजली सब कुछ करना होता है, ऐसी जगह पे एयर कंडीशनिंग भी इस्तेमाल किया जाता है। और फिर एयर सर्कुलेशन फैंस एंड एग्जॉस्ट फैंस, ये भी इस्तेमाल होते हैं आपका टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। ये चारों, या ये मोस्टली एयर कंडीशनिंग तो नहीं, लेकिन ये तीनों या इनका कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल होता है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। तो पहले बात करते हैं कि कूलिंग पैड्स की। तो कूलिंग पैड्स ये हनीकॉम्ब के कलर टाइप के पैड्स होते हैं, जिसमें से पानी आप अंदर छोड़ते हो, और जब ये हॉट एयर, गर्म हवा जब अंदर आने की कोशिश करती है और पानी की एक परत जो है वहां पर इसको भेद के अंदर आने की कोशिश करती है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर वहां पर होने शुरू हो जाती है। मतलब क्या कि हवा का जो गर्मपन है वो पानी ने लिया और पानी का ठंडापन हवा ने लिया, हवा ठंडी हो गई और ठंडी हवा ग्रीन हाउस के अंदर आ गई। तो ये हो गया वेट पैड का काम। वेट पैड के लिए आपको ये हनीकॉम्ब टाइप के स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर एक सस्ता तरीका भी है जिसमें आप 3 या 4 लेयर की शेड नेट एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हो। थोड़ा सा पैराबोलिक, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा उसको लगाना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो जेट है हमारे, ये जेट आप लगा सकते हो। हाफ सर्कल के जेट है, लगभग 90-100 LPH का उसका फ्लोरेट होता है, उसमें से पानी मिलता है। और आप ये चित्र में देख सकते हो शायद कि ये जेट्स ऊपर लगाए हुए, ये जेट आप चलाओगे तो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। और जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर वाला जो पैड है जो काफी महंगा होता है, वो लगाने की भी शायद आपको जरूरत ना पड़ेगी। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जेट लगा के शेड नेट के ऊपर पानी की बौछार करो और 3-4 लेयर शेड नेट के रखो और उसमें से हवा आने दो, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, हीट एक्सचेंज हो और ठंडी हवा अंदर आ सके। फिर एग्जॉस्ट फैन, क्योंकि हवा ठंडी अंदर आ भी गई तो भी वो अंदर बहेगी नहीं, क्योंकि उसको कुछ तो हवा को बहने के लिए कुछ प्रेशर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है।
तो ये डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करने का काम एग्जॉस्ट फैन करता है। मतलब इस तरफ से हवा अंदर आई, दूसरे तरफ से आपने फैन चालू कर दिए, फैन हवा बाहर फेंक रहा है ग्रीन हाउस के अंदर से, जिसकी वजह से उस तरफ प्रेशर कम हो गया, हवा का दबाव कम हो गया, तो हवा इधर से बहना शुरू हो गया फैन की तरफ। तो इस तरह से आप कूलिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो कूलिंग इफेक्ट आपका, अगर वेट पैड आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कूलिंग इफेक्ट को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको या तो फैन, एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ेगा, या तो बहुत लंबा स्पैन है आपका तो बीच में एयर सर्कुलेशन फैंस भी आपको लगाने पड़ेंगे, ताकि वो यहाँ की हवा ले, थोड़ी सी आगे पुश करे पीछे से आने वाली हवा को, और धीरे धीरे एग्जॉस्ट फैन की तरफ उसको पुश करे। तो एग्जॉस्ट फैन का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो। या तो फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको और अच्छी तरह से चाहिए तो आपको फॉगिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फॉगिंग सिस्टम क्या है, ये थोड़ा सा विस्तार पूर्वक मैं आपसे बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी सिस्टम है। वेट पैड और फैन नहीं भी है तो भी फॉगिंग सिस्टम के द्वारा आप कूलिंग इफेक्ट ला सकते हो। तो फॉगिंग मतलब क्या है, तो जैसे कि हमने बात की थी कि एनर्जी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो कूलिंग कैसे होगा? कूलिंग इस तरह से होगा कि मैंने हवा में कुछ पानी की बूंदे की बौछार की। अब पानी की जो बूंदे हवा में मैंने बिखराई है, तो पानी तो ठंडा है और आजू बाजू का जो वातावरण है वो थोड़ा सा तापमान उसका ज़्यादा है, इसीलिए मैं कूलिंग करना चाहता हूँ। तो आजू बाजू का जो वातावरण में जो गर्मी है, ये पानी की जो ठंडक है वो खुद लेती है और पानी को गर्म करने में लगती है, और इतना गर्म करने की कोशिश करती है कि धीरे धीरे उसकी भाप बन जाए। तो इसी तरह से फिर पानी ने क्या किया कि पानी की जो बूंद हवा में उड़ रही थी, तो उसने आजू बाजू के वातावरण की एनर्जी या तापमान अंदर खींच लिया, खुद भाप बनने की कोशिश कर रहा है और आजू बाजू का वातावरण उसने ठंडा किया। ये है एनर्जी एक्सचेंज, जिसकी वजह से आपका तापमान नियंत्रित होता है। इसके लिए इसे क्या चाहिए, लेकिन इसको हवा बहनी चाहिए, बाहर से हवा अंदर आनी चाहिए और घूमनी चाहिए, तब ये एयर एक्सचेंज जब हो रहा है तब ये आपका कूलिंग इफेक्ट आपको मिल सकता है। तो ये हीट एक्सचेंज हमने देखा, और ये बहुत सारे फॉगर्स ग्रीन हाउस के अंदर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी मिलती है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि मुझे कुछ पानी की बौछार करनी पड़ेंगी। तो एक सवाल यह है कि मुझे पानी कितना लगेगा। मुझे अगर मेरे ग्रीन हाउस को ठंडा करना है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक तापमान मुझे लाना है, तो मुझे कितना पानी लगेगा। इसका गणित है क्या, कुछ इसके पीछे कुछ साइंस है क्या, शास्त्र है क्या? आइए दोस्तों ये देखने की कोशिश करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखिए। थोड़ा सा तकनीकी लगेगा आपको, लेकिन ये तकनीकी ज़्यादा नहीं है, या उसके लिए तकनीकी मदद करने के लिए हम लोग यहीं पर हाजिर है आपके साथ में। लेकिन ये समझ लीजिए कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो मान लो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक्चुअली एक चार्ट जो है, ये एक वोल्केनी इंस्टीट्यूट जो है इजराइल की, बहुत अच्छी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये हमारे जो फॉगर्स है इसको स्टडी करके बनाया गया है। ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि यहाँ पर जो है ये पानी की ज़रूरत कितनी है, ये है जैसे 500 ग्राम, 1000 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब 500 मिलीलीटर, मतलब आधा लीटर। 1000 ग्राम का मतलब 1 लीटर। 1500 ग्राम का मतलब 1.5 लीटर। 2000 ग्राम का मतलब 2 लीटर। तो ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमने ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में कितना पानी लगेगा 1 घंटे में, पर आवर, इसका गणित है। और ये नीचे जो है ये तापमान है। तो तापमान मतलब जो बाहर का तापमान है, ग्रीन हाउस के बाहर का तापमान, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ये जो है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है कि ग्रीन हाउस के अंदर बाहर का तापमान कितना है और ग्रीन हाउस के बाहर की आर्द्रता कितनी है। तो मान लो कि ग्रीन हाउस के अंदर मुझे 28 डिग्री का टेम्परेचर लाना है, और ग्रीन हाउस के अंदर जो मेरी ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, ऑलरेडी 80% है। ये मैंने एक जो प्रिसाइज एक एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में अगर मेरा बाहर का तापमान 40 डिग्री है और मेरी बाहर की आर्द्रता 20 डिग्री है, क्योंकि जब तापमान 40 के आसपास होगा तो लगभग मैं ऐसा मानता हूँ कि 40-20 डिग्री के आसपास होंगे। जैसे मान लो कि तो ये 40 डिग्री है और ये 20 डिग्री की आर्द्रता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर इतना पानी लगेगा। मतलब क्या, 1.5 लीटर पानी मुझे लगेगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो ग्रीन हाउस का है उसमें 1 घंटे के अंदर। इतना पानी मुझे जरूरत है ग्रीन हाउस के अंदर, ये 28 डिग्री सेल तक लाने के लिए, 28 डिग्री टेम्परेचर ग्रीन हाउस के अंदर लाने के लिए। मान लो कि मैं बंबई जैसे एरिया में हूँ जहाँ पर तापमान भी लगभग 35 है अभी आजकल के गर्मी के दिनों में,
और आर्द्रता भी लगभग 30-40% है। तो जैसे 35 डिग्री है और मान लो कि 30 डिग्री की मेरी आर्द्रता है, तो मेरा मुझे लगता है लगभग 1200 मतलब 1.2 लीटर इतना पानी मुझे लगेगा। और मान लो कि वहाँ की आर्द्रता बम्बई की अगर मेरी 40 हो गई तो मुझे बहुत ज़्यादा पानी लगने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि बाहर की ह्यूमिडिटी कितनी है। मान लो कि मैं नागपुर जैसे एरिया में हूँ, वहाँ पर गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, या राजस्थान जैसे एरिया में हूँ जहाँ पर गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है, 40, 42, 44, 45 ऐसा जा रहा है टेम्परेचर, और आर्द्रता बहुत कम है बाहर की, 10 डिग्री की है, तो मैं यहाँ पर अगर 44 लेता हूँ, यहाँ पर 10% लेता हूँ, तो भी मुझे लगभग 1500 मतलब 1.5 लीटर ही पानी लग रहा है। तो ये जो गणित है, ये गणित इस माध्यम से किया गया है कि आपकी बाहर की आर्द्रता कितनी है, बाहर का तापमान कितना है, आपको अंदर तापमान कितना लाना है, और अंदर की ह्यूमिडिटी या अंदर ग्रीन हाउस के अंदर की आर्द्रता कितनी है, इसके बेसिस पे ये कैलकुलेशंस है। इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि मुझे पानी की मात्रा कितनी लगेंगे। अगर मुझे 1.5 लीटर 1 स्क्वायर मीटर में लगने वाला है, तो मुझे ग्रीन हाउस का एरिया पता है मेरे कितना एरिया है, तो मुझे कितना पानी लग सकता है या लगने वाला है, इसका मुझे अंदाजा आ जाता है कि इतना पानी मुझे ग्रीन हाउस के अंदर इसको 40 से 28 तक या 35 से 28 तक लाने के लिए लग सकता है। और ये कैसे पॉसिबल है, 1.5 लीटर 1 स्क्वायर मीटर में, या 2 लीटर 1 स्क्वायर मीटर में, या 1 लीटर पानी 1 स्क्वायर मीटर में फैलाना कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है दोस्तों फॉगर का इस्तेमाल करके, जैन फॉगर का इस्तेमाल करके। तो जैन फॉगर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको तकनीकी जानकारी दे दूं। जैन फॉगर ये आइडियल सॉल्यूशन है आपके ग्रीन हाउस में आर्द्रता और तापमान का नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर का जो ओरिफिस साइज होता है छोटा, ये 0.5 मिलीमीटर का होता है, बिल्कुल छोटा सा, जिसके अंदर पानी हम प्रेशर से डालते हैं, अंदर घूमता है पानी, और जब बाहर निकलता है पानी की जब बौछार है, तो ये उसमें छोटी छोटी बूंदे हो जाती है, और ये जो ड्रॉपलेट्स है ये बाहर थ्रो हो जाते हैं, ये बाहर निकलते हैं। तो जैसे ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं, तो जो ड्रॉपलेट के बारे में तो हमने बात की कि जो ड्रॉपलेट जब बाहर हवा में तैरना शुरू करते हैं, हवा में फैलना शुरू करते हैं, तब बाहर की एनर्जी को खींच के वो खुद को इवेपोरेट करने की कोशिश करते हैं या खुद का तापमान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसके जो फाइन ड्रॉपलेट आपको मिलते हैं जैन फॉगर के द्वारा, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से तापमान का नियंत्रण कर सकते हो। जैन फॉगर आपको सिंगल वे यानी एक एक फॉगर आप अलग अलग जगह पे लगा सकते हो, या 4 वे या 2 वे ऐसे फॉर्मेट में, मतलब 2 फॉगर टी फॉर्मेट में ऐसे लग सकते हैं, या 4 वे मतलब इस तरह का क्रॉस में आपके फॉगर्स लग सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉगर्स को लगा सकते हो, अलग अलग स्पेसिंग के ऊपर लग सकता है। कितने स्पेसिंग पे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन इसके पहले इसका फ्लो रेट और ये भी जान लेते हैं। फॉगर जब आप चलाते हो दोस्तों, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में जब आप चलाओगे, तभी आपको उसमें से मिलने वाली जो बूंदे होती है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो फाइन मिलेंगे, बिल्कुल हल्के बूंद होनी चाहिए। बूंद अगर छोटी चाहिए तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेड प्रेशर है जैन फॉगर को अगर आप ग्रीन हाउस में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का प्रेशर आपको फॉगर के ऊपर चाहिए। इसका मतलब क्या, पंप के पास लगभग 5.5 या 6 kg का प्रेशर आपको लगेगा। अच्छे हाई प्रेशर का पंप आपको लगाना चाहिए जब आप फॉगर का इस्तेमाल करते हो। दूसरा, जब जैन फॉगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ में एक सुपर एलपीडी भी आपने इस्तेमाल करना जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि एलपीडी का मतलब है लीकेज प्रिवेंशन डिवाइस। लीकेज प्रिवेंशन क्या होता है कि जब आप फॉगिंग सिस्टम आप बंद करते हो तो नली में थोड़ा बहुत पानी रहता है, प्रेशर सडनली एकदम जीरो नहीं होता, थोड़ा सा डाउन हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। तो फिर होता क्या है ऐसी कंडीशन में, अगर आपने एलपीडी नहीं लगाया है तो पानी की बूंदे फॉगर में से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, और नीचे की जो आपकी फसल है उसके ऊपर अगर ड्रॉप आ गया तो फसल आपकी खराब हो सकती है। अगर आपका कुछ फूल है, फूल के ऊपर ड्रॉप आ गया तो फूल खराब हो सकता है, वहाँ पर गड्ढा गिर सकता है इतना ऊपर से अगर ड्रॉप गिर रहा है तो। अगर आपके सैपलिंग्स है तो स्प्लैश की वजह से सैपलिंग्स बाहर उखड़ सकते हैं। तो ये आपको एलपीडी लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। एलपीडी में 2-3 प्रकार के एलपीडीज है हमारे पास। हाई प्रेशर का एलपीडी जो नीले रंग का एलपीडी होता है, ये नीले रंग का एलपीडी, ये हाई प्रेशर का एलपीडी है। यही अगर आप ग्रीन हाउस में आप फॉगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको दोस्तों ये एलपीडी ही यूज करना चाहिए। ये खुलता है 4 kg प्रेशर को, मतलब ये खुलेगा ही 4 kg प्रेशर के बाद में। तो इसका मतलब इसको 4 kg और या तो उससे ज़्यादा प्रेशर आपको देना पड़ेगा। और या तो फिर मीडियम प्रेशर के भी एलपीडी है। अगर आप माइक्रो स्प्रिंकलर वगैरह ग्रीन हाउस में इस्तेमाल कर रहे हो, जर्मिनेशन के लिए माइक्रो स्प्रिंकलर बहुत बार इस्तेमाल किए जाते हैं,
तो माइक्रो स्प्रिंकलर्स है या ग्रीन स्पिन जैसे स्प्रिंकलर्स है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाए हुए हैं, बाद में देख लेना। लेकिन ये आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ में आप मीडियम प्रेशर का या लो प्रेशर के एलपीडी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एलपीडी के ओपनिंग प्रेशर और क्लोजिंग प्रेशर यहाँ पर दिया गया है। तो क्लोजिंग प्रेशर मतलब क्या, अभी जो 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर ये खुल रहा है तो ये 4 कोई बंद नहीं होगा, ये बंद होने के लिए थोड़ा सा लोअर प्रेशर लेगा, जो यहाँ पर दिखाया गया है 2.4, मतलब 2.4 तक जब तक प्रेशर नहीं आता तब तक ये एलपीडी बंद नहीं होगा। जब ये बंद हो जाएगा तो फॉगर से आने वाली सारी बूंदें बंद हो जाएंगी, लेकिन ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक प्रेशर आपका ड्रॉप 2.4 तक नहीं होता। तो आपको जब डिज़ाइन करते हो सिस्टम का तब ये ख्याल रखना पड़ता है कि मेरा प्रेशर 4 kg से 2.5 kg तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, फास्ट पहुंच जाए, बीच में बूंद ना गिरते रहे। एक दूसरे प्रकार का एलपीडी है दोस्तों जिसका नाम है सुपर फॉगर, क्योंकि अभी हमने बात की कि मुझे एक फॉगर लेना पड़ेगा, उसके साथ में एक एलपीडी लगाना पड़ेगा, ये असेंबलीज हो गई। तो ये असेंबलीज हमने दोनों एक साथ करके जिसका नाम दिया है सुपर फॉगर, जिसका अंदर ये जो एलपीडी है लीकेज प्रिवेंशन डिवाइस, ये उसके अंदर ही लगाया गया है। ये जो फॉगर के अंदर ही एलपीडी है यहाँ पर और फॉगर भी है। तो इसमें भी आपको 2 वे, मतलब दोनों तरफ से इसमें से आपका जेटिंग होता है। ये है 2 वे, या तो फिर 4 वे, यानी जिसके चारों तरफ नोजल होते हैं, इस तरह के मिलते हैं। इसमें भी एलपीडी के 2 प्रकार है, ब्लू कलर है, ये हाई प्रेशर का है, 4 kg को खुलता है। ये है लो प्रेशर का, ये 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर को खुलता है। तो ये इसमें सुपर एलपीडी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो दोस्तों तो आपका असेंबली बच जाता है। आप एक एलपीडी लेते हो, दूसरा एक फॉगर लेते हो, लगाते हो, फिर 4 वे फॉगर अगर आपको करना है तो बीच में आपको एक क्रॉस लगाना पड़ता है, ये क्रॉस को फॉगर कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये सारी असेंबलीज है, ये असेंबलीज कम हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो आप सुपर फॉगर भी इस्तेमाल कर सकते हो। सुपर फॉगर का जैसे जो पहले वाले फॉगर हमने जैन फॉगर देखे, उसमें एक फॉगर का फ्लो रेट था 7 लीटर पर आवर, 1 घंटे में 7 लीटर देता है। इसमें आपको 6.5 लीटर प्रति घंटा, इतना आपको इसमें से फ्लो रेट मिलता है। अब दोस्तों थोड़ा सा और टेक्निकल मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे ड्रॉपलेट्स की, और ड्रॉपलेट्स की साइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मुझे कूलिंग लाना है तो मुझे फाइन ड्रॉपलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तभी मेरा वो जो फाइन ड्रॉपलेट्स है, छोटी सी बूंदे, वो जल्दी से जल्दी हीट एक्सचेंज करके जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगी। तो हमने एक स्टडी किया था, इजराइल में ये स्टडी किया है कि ड्रॉपलेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर आपको कोई कहता है कि आप जब फॉगर लेने जाते हो मार्केट में और किसी ने कहा कि मेरे फॉगर से 80 माइक्रॉन के ड्रॉपलेट्स मिलते हैं आपको, तो 80 माइक्रॉन ये एवरेज फिगर हो सकती है, या 90 माइक्रॉन 100 माइक्रॉन ये एवरेज फिगर हो सकती है। सही मात्रा में अगर आप सही में देखे जाए तो आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है कि सारे के सारी बूंदे 80 या 100 माइक्रॉन की ही बाहर निकल रही है? तो ये ऐसा हाइड्रोलिकली पॉसिबल नहीं होता। बूंदे तो कम ज़्यादा होती रहती है, छोटी मोटी होंगी, क्योंकि आपका प्रेशर बहुत कांस्टेंट नहीं रहता, आपके अंदर बहुत ज़्यादा उसमें टर्बुलेंस है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो आपका ड्रॉपलेट बहुत सारे वैरायटीज़ में ड्रॉपलेट्स वहाँ पर मिलेंगे, 10 माइक्रॉन भी मिलेगा, 30 माइक्रॉन भी मिलेगा, 50 भी मिलेगा, 90 भी मिलेगा, 100 मिलेगा, 200 भी मिलेगा, 250 भी माइक्रॉन के ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। तो हमने एक स्टडी किया था, हमने एक अभ्यास किया था कि ये अलग अलग साइज के ड्रॉपलेट्स कैसे मिलते हैं, कौन से साइज के ड्रॉपलेट्स हमें ये जो हमारे फॉगर है, हमारा जो जैन फॉगर है उसमें मिलते हैं। तो हमारे स्टडी के अनुसार ये जो 7 LPH का फॉगर है, जब उसको 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर को हमने चलाया तो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हो ये 10, 50 या अलग अलग जो साइज है फॉगर्स ड्रॉपलेट्स की, तो लगभग 65 से 70% तक लगभग 100 माइक्रॉन या उससे कम वाले ड्रॉपलेट्स थे, और लगभग 20 से 30% ड्रॉपलेट्स ये बड़े थे, 100 माइक्रॉन से बड़े थे। अगर यही प्रेशर मैं 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर करूं तो लगभग 80 से 85% तक के ड्रॉपलेट्स ये 100 माइक्रॉन या उससे कम के होंगे, और 15 से 20% के ड्रॉपलेट्स जो होंगे ये 100 माइक्रॉन या उससे ऊपर के होंगे। अब एक्चुअली ये सारे ड्रॉपलेट की कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इतने साइज के ड्रॉपलेट आएंगे, इतने साइज के इतने ड्रॉपलेट्स आएंगे, मैं आपको सुलाना नहीं चाहता। आपको अगर नींद आती भी होंगी तो थोड़ा सा उठ जाइए, ये नींद आने के लिए नहीं है, ये इसके पीछे का साइंस समझने के लिए है दोस्तों। तो समझिए कि ये मुझे ड्रॉपलेट क्यों जानना है और क्या होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक बूंद बाहर निकली, बाहर के तापमान की एनर्जी उसने ली, हीट अंदर ली, और उसका तापमान, वो बूंद का तापमान बढ़ना शुरू हो गया,
और वो बूंद का बाष्पीभवन होना शुरू हो गया, बराबर है। और ये बाष्पीभवन होते होते उसने एनर्जी ली, लेकिन ये आप ये भी सोचिए कि ये जब बूंद हवा में गई तो उसका नीचे जाने का प्रवास भी शुरू हो गया। जो शुरू में थोड़ी सी गई और उसके बाद में नीचे की तरफ उसने ट्रैवल करना शुरू किया, नीचे गिर रही है। अगर ये बूंद एनर्जी एक्सचेंज करते करते नीचे तक पहुंची तो नीचे जाएंगी कहाँ? या तो जमीन पे जाएंगी या तो फिर आपका जो क्रॉप है उसके ऊपर जाके बैठेंगी। आपका फसल होगा, आपके फूल होंगे, आपके पौधे होंगे, आपके फल होंगे, उसके ऊपर जाके बैठेंगी। तो ये जो बूंदे हैं ये वहां जाकर बैठेंगी तो क्या होगा? बूंदों के साथ में पानी में थोड़े बहुत क्षार होते हैं, तो क्षार इवापोरेट हो जाएंगे, पानी इवापोरेट हो जाएगा, क्षार वहीं पर रह जाएंगे, एक धब्बा आ जाएगा, तो फूलों के ऊपर स्पॉट आ जाएगा। वापस चलाओगे तो वापस ऐसे धब्बे धब्बे दिखने लगेंगे। तो ये धब्बे के कारण आपने इतनी बड़ी मेहनत से, इतनी बड़ी लागत से ग्रीन हाउस के अंदर फ्लोरिकल्चर कर रहे हो या कुछ इधर प्लांटेशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये डॉट्स की वजह से उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो आपको कुछ फायदा नहीं हुआ ये सब करके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बूंद मेरी नीचे नहीं आनी चाहिए, नीचे आने से पहले ही उसका बाष्पीभवन हो जाना चाहिए, उड़ जानी चाहिए हवा में। तो बूंदों की साइज एक महत्वपूर्ण चीज है, और दूसरी बड़ी कितने ऊपर से वो गिर रही है बूंद, ये महत्वपूर्ण है। तो लगभग आप यहाँ पर एक चार्ट, ये वापस एक स्टडी हमने किया था, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। अगर ये मेरी अलग अलग ड्रॉपलेट की साइजेस है, 25 माइक्रोन के कुछ ड्रॉपलेट्स है, 50 के, 100 के, 150 के, 200 के। ये ग्रीन हाउस के अंदर का 20 और 30 डिग्री का मैंने एक टेम्परेचर या तापमान लिया है। लगभग ग्रीन हाउस के अंदर हम तापमान 25-30 डिग्री के आसपास हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि ये 20 या 30 डिग्री के लिए, और 3 ह्यूमिडिटी लेवल्स लिए। आप अगर ऊपर देखेंगे तो 30%, 50% और 80%, ये 3 ह्यूमिडिटी लेवल को हमने ये स्टडी की है। तो अगर ये 100 माइक्रोन का एक बूंद बाहर निकली फॉगर में से, और अगर मेरा तापमान मान लो कि 30 डिग्री टेम्परेचर है ग्रीन हाउस के अंदर का, अगर मैं 100 माइक्रोन का ड्रॉपलेट है और मेरी आर्द्रता अगर 30% है, तो 1.5 मीटर, लगभग आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1.5 मीटर के आसपास, 1.5 या 1.2 1.3 के आसपास है वो, तो उतने डिस्टेंस से अगर वो बूंद गिर रही है 100 माइक्रोन की, तो नीचे आने से पहले उसका बाष्पीभवन हो जाएगा। ये कब होगा? जब मेरा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ग्रीन हाउस के अंदर की 30% है। अगर मेरी आर्द्रता बढ़ गई, ग्रीन हाउस के अंदर की आर्द्रता मेरी 50% हो गई, तो यही मेरा डिस्टेंस हो गया 2 या लगभग 3 मीटर। मतलब क्या हो गया कि 50% अगर आर्द्रता है मेरी, और मेरा 100 माइक्रोन का ड्रॉपलेट फॉगर में से बाहर निकल रहा है और वो गिर रहा है, तो 3.5 मीटर से अगर वो ऊपर से गिर रहा है, या 3 मीटर से ऊपर से गिर रहा है वो, ये चार्ट में आप देख सकते हो, तो नीचे आने तक उसका बाष्पीभवन हो जाएगा। वो नीचे आपके पौधों के ऊपर, फूल के ऊपर नहीं आएगा। वही अगर मेरी आर्द्रता ग्रीन हाउस के अंदर 80% है, तो मुझे लगभग 5 मीटर से गिराना पड़ेगा, तभी उसका बाष्पीभवन होगा, क्योंकि आजू बाजू में आर्द्रता बहुत ज़्यादा है। तापमान भी ज़्यादा 30 डिग्री होने के बावजूद भी आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से जो मेरी जो बूंद है 100 माइक्रोन की, उसका बाष्पीभवन नहीं हो रहा है, या उसको 5 मीटर लगेगा। अभी 5 मीटर का तो ग्रीन हाउस होता नहीं है आपका। ग्रीन हाउस के अंदर जो फॉगर लगाया जाता है वो 3.5 या 4 मीटर के ऊपर लगाते हैं आप, तो फसल के ऊपर लगभग 3-3.25 मीटर का आपको डिस्टेंस मिलता है। तो इतने डिस्टेंस में ही वो ड्रॉपलेट के बाष्पीभवन हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? या तो मेरे ड्रॉपलेट 100 माइक्रोन से सारे कम होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, या तो फिर मुझे हाइट बढ़ानी चाहिए। तो हाइट तो आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हाइट बढ़ाना मतलब खर्चा है। फॉगर जितना ऊपर ले जा सके उतना आप तो ले ही जाते हो, 3.5-4 मीटर के ऊपर आपके लगभग फॉगर आप लगाते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बूंदे नीचे तक आने वाली है, क्योंकि हमने ये जो बूंदों का यहाँ पर गणित देखा था, एक चार्ट देखा था यहाँ पर, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, तो इसमें अलग अलग साइज की ये ड्रॉपलेट्स है, अलग अलग साइज की बूंदे। तो कुछ बूंदे तो मेरी 200-250 माइक्रोन की भी, लगभग 4% बूंदे मेरी 250 माइक्रोन की थी। मतलब अगर 100 बूंदे में से 4 बूंदे मेरी 250 माइक्रोन की भी थी, कुछ 200 माइक्रोन की भी है, कुछ कम ज़्यादा। तो ये बूंदे जो है बड़ी वाले बूंदे, ये तो नीचे आने वाली है सॉरी। तो अगर ये नीचे आ रही है तो ये नीचे आने के लिए मैं इसको किस तरह से रोक सकता हूं? थोड़ा सा पानी पी लूं। तो दोस्तों
इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है, जो फॉगर मैं चला रहा हूँ इसको मैं पल्स ऑपरेशन में चलाऊं, छोटे छोटे पल्स। छोटे छोटे पल्सेस में चलाना है, मतलब क्या, मैंने फॉगर ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, तो एक साथ कंटिन्यूसली मैं नहीं चला रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया है कि मैं टेम्परेचर मुझे डाउन करना है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में डाउन नहीं करना है, मैं उसको स्टेप में डाउन कर रहा हूँ। एक स्टेप दे रहा हूँ, फिर दूसरी स्टेप दे रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे मैं फॉगिंग कर रहा हूँ तो टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है तो मेरा बूंदों का इवापोरेशन का रेट भी कम होते जाएगा। तो मुझे शुरू में पल्सेस इस तरह से सेट करना है कि थोड़ा सा उसे समय देना है कि जो ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे आ रहा है तो तापमान एकदम सडनली डाउन हो गया तो बूंदों का बाष्पीभवन नहीं हो सकेगा, तो उसको थोड़ा सा समय मैं देता हूँ बाष्पीभवन होने के लिए, ताकि उसका अच्छी तरह से बाष्पीभवन हो जाए ड्रॉपलेट का, और वो नीचे सतह पर या फूलों के ऊपर आकर नहीं बैठे। तो दोस्तों फॉगर तो अलग अलग प्रकार के हमने देखे कि मेरा क्रॉस फॉगर है, टी फॉगर है। आप लगभग फॉगर जो लगाते हो ग्रीन हाउस के अंदर 3 मीटर बाय 3 मीटर, 3 मीटर बाय 2.5 मीटर, 4 मीटर बाय 3 मीटर, इस तरह की स्पेसिंग्स में आप लगाते हो। तो सवाल यह है कि ये फॉगर को मैं चलाऊं कैसे, किस तरह से ऑपरेशन करूं, ये इंटरवल कितना होना चाहिए। पल्स तो मैंने बताया आपको कि छोटे से पल्स, तो पल्स कितना होना चाहिए, तो लगभग 1 से 3 सेकंड। आप मान लीजिए कि आपकी कंडीशन के लिए 3 सेकंड का पल्स, मतलब क्या, फॉगर आपका 3 सेकंड के लिए ऑन रहना चाहिए, उसके बाद में बंद होना चाहिए। ये 3 सेकंड का ऑन पल्स हो गया, लेकिन ऑफ कितनी देर के लिए रखूं, उसको बंद कितनी देर के लिए रखूं, उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वापस एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, जो हमने पहले लिया था कि पहले एक चार्ट में मैंने आपको दिखाया था। मैंने बोला था कि ग्रीन हाउस के बाहर की एक टेम्परेचर कंडीशन है, एक ह्यूमिडिटी कंडीशन है, और ग्रीन हाउस के अंदर 80% की ह्यूमिडिटी है, और मुझे 28 डिग्री तक का मुझे तापमान लाना है, और बाहर का तापमान है 40 डिग्री और बाहर की ह्यूमिडिटी है 20%। तो ऐसे में मुझे कितना पानी लग रहा था, 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर। इसका मतलब 1.5 लीटर पानी 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर बाय 1 मीटर का एरिया लिया तो मुझे लगने वाला था। अगर मुझे 1.5 लीटर का पानी लग रहा है, बराबर है, तो मैंने अगर फॉगर, मैंने 4 वे फॉगर लिए, सपोज मैंने एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने 4 वे फॉगर लिए, तो 4 वे फॉगर का फ्लो कितना हो गया, एक नोजल में से निकलने वाला पानी हमने देखा था अभी 7 लीटर, 1 घंटे में 7 लीटर, तो चारों मिलके 28 लीटर पानी। अब ये 4 वे फॉगर मैं लगा रहा हूँ 3 मीटर बाय 3 मीटर के अंतराल पे, तो इसका मतलब एक फॉगर मेरा 3 बाय 3 मतलब 9 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर रहा है। 9 स्क्वायर मीटर के लिए मैंने एक फॉगर रखा है अभी, जो पानी दे रहा है 28 लीटर। तो इसका मतलब 1 स्क्वायर मीटर में पानी कितना आ रहा है, जो यहाँ पर गणित मैंने दिखाया है 3.1, 3.1 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर मेरा फॉगर, अगर मैं 3 मीटर बाय 3 मीटर पे लगा रहा हूँ, और अगर वो 4 वे फॉगर है जिसमें से 28 लीटर का पानी 1 घंटे में निकलने वाला है, तो इसका मतलब 3.1 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे तो चाहिए कितना, मैंने तो यहाँ गणित किया था कि मुझे 1.5 लीटर चाहिए, 1.5 लीटर प्रति घंटा पर स्क्वायर मीटर चाहिए। मेरा फॉगर दे रहा है 3 लीटर 3.1, मुझे चाहिए 1.5 लीटर। इसका मतलब लगभग मुझे फॉगर जो है वो आधे समय तक के लिए चलाना पड़ेंगे। 1 घंटा अगर मैं पूरी तरह से चलाऊंगा तो वो तो 3 लीटर देगा, मुझे 1.5 लीटर चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि मैं थोड़ा चलाऊं थोड़ा रुकूं, तो कितना रुकूं, 3 सेकंड तो चलाना है मुझे। हमने पहले बात की थी कि मुझे 3 सेकंड का ऑन पल्स रखना है, और ऑफ पल्स भी अगर मैं 3 सेकंड का रखूं, तो इसका मतलब मैं 1 घंटे के अंदर एक्चुअल फॉगिंग ऑपरेशन इफेक्टिवली आधा घंटा ही कर रहा हूं, जिसमें मुझे मिलने वाला है 1.5 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पल्स किस तरह से, ये हमने वीडियो भी किया था, छोटे छोटे पल्सेस इस तरह से आपको देने पड़ते हैं। तो ये गणित दोस्तों, मुझे आशा है कि ये गणित आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगा होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है जब आप फॉगिंग सिस्टम का, क्योंकि आपको ये सोचना है कि मैं कितना ऊपर फॉगर लगाऊं, मैं फॉगर के बीच वाला अंतराल कितना लूँ, 3 मीटर बाय 3 मीटर, 2 मीटर बाय 2.5 मीटर, 4 बाय 3। मैं फॉगर का जो फ्लो है वो कितना लूँ, अगर मैं सुपर फॉगर लेता हूँ
तो उसका 6 लीटर का या 6.5 लीटर का है। अगर मैं बड़ा वाला हमारा जैन फॉगर लेता हूँ तो 7 लीटर का है, और बाकी सारे फॉगर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये ऑन, 3 सेकंड ऑफ, तो ये फॉगिंग सिस्टम का एक लेआउट आप देख सकते होंगे। तो फॉगिंग सिस्टम के लेआउट में ये देखा कि छोटा वॉल 1 इंच के वॉल है यहाँ पर लगा है, क्योंकि अगर मैं बड़े वॉल से बड़े फॉगिंग सिस्टम को मैं कंट्रोल करना चाहूँ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 3 सेकंड के लिए ऑन करूँ, 3 सेकंड के लिए ऑफ करूँ, 3 सेकंड के लिए। वहाँ पर ये मैन्युअली तो पॉसिबल नहीं है। ऑटोमेशन में भी वॉल को ऑपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बड़ा वॉल ले रहा हूँ, 2 इंच का या 3 इंच का वॉल ले रहा हूँ, तो उसके डायफ्राम में पानी भर के उसको ओपन या क्लोज करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो वो समय कभी कभी 10 सेकंड, 8-10 सेकंड का भी लगता है। तो ऐसे कंडीशन में ये छोटे छोटे पल्सेस देना पॉसिबल नहीं है। तो यूजुअली जब इस तरह के छोटे पल्सेस में आपको फॉगिंग सिस्टम का ऑपरेशन करना है तो छोटे वॉल लिए जाते हैं, 1 इंच के या मैक्सिमम 1.5 इंच के, जिसको हाई प्रेशर में फास्ट ओपन क्लोज किया जाता है, ताकि आपका जो 3 सेकंड ऑन और 3 सेकंड ऑफ वाला जो कैलकुलेशन है वो उसी तरह से फील्ड में ऑपरेट हो सके। और जब आप फॉगर लगाते हो दोस्तों, तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि फॉगर को हमेशा क्रिस क्रॉस लगाइए। आप नीचे ये डायग्राम में देख सकते हो कि जब एक फॉगर अगर सामने की तरफ मुंह करके है तो उसके सामने वाला फॉगर क्रॉस में होना चाहिए। तो इस तरह से ये फॉगर आपके लगने चाहिए, एक दूसरे के सामने लगा सकते हो या जिगजैग में भी आप लगा सकते हो फॉगर्स को। यूजुअली फॉगर लगभग 3 मीटर के हाइट पे होना चाहिए, और 3 या 3.5 मीटर की हाइट पे। जितना ऊपर ले जा सके उतना आप सेफ है, उतना आपके लिए अच्छा है। और फॉगर के लिए जो पानी इस्तेमाल कर रहे हो दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए कि उसका जो EC है ये 0.8 से कम होना चाहिए, नॉर्मल वाटर होना चाहिए, उसमें क्षार कम होने चाहिए, क्योंकि फॉगिंग सिस्टम में जो ओरिफिस है वो बहुत ही छोटा सा है, 0.5 मिलीमीटर साइज का डायमीटर है उसका। उसमें अगर कुछ क्लॉगिंग हो गया, कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो गया या कुछ बाइकार्बोनेट्स आ गए, तो साफ करना बड़ी दिक्कत वाला काम है, क्योंकि 3-3.5 मीटर ऊपर से जाके उसको खोलना निकालना साफ आप कर सकते हो, लेकिन ये लेबरियस काम है, उसमें आपका लेबर उसमें एंगेज हो जाता है, पैसा जाता है, और साफ करना भी बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। तो इसीलिए अच्छा पानी इस्तेमाल करो, जिस पानी का pH 7.8 से कम है, जिस पानी का EC 0.8 से कम है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम या कार्बोनेट्स के परसेंटेज 50 ppm से कम है, ऐसा पानी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो फॉगिंग सिस्टम में आपको मेंटेनेंस कम से कम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने लाइट के बारे में बात की, टेम्परेचर या कूलिंग के बारे में बात की। अब बात करते हैं आर्द्रता के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन मतलब तापमान कम करना और आर्द्रता बढ़ाना, ये दोनों काम ग्रीन हाउस के अंदर एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि जब आपको तापमान कम करना होता है तो आपको बाहर की हवा अंदर लेनी पड़ती है, और जब आपको ह्यूमिडिटी बढ़ानी होती है तो आपको वेंटिलेटर्स क्लोज करने पड़ते हैं, आपको डब्बा बंद करना पड़ता है ग्रीन हाउस का पूरा, ताकि जो बाष्पीभवन होकर जो बाष्प जा रहा है वो बाहर ना निकल जाए, क्योंकि आर्द्रता का मतलब ही है कि हवा में बाष्प का प्रमाण बढ़ाना। तो ये बाष्प का प्रमाण आपको बढ़ाना है तो आपको वेंटिलेटर्स ग्रीन हाउस के क्लोज करने पड़ते हैं। दोनों चीज एक साथ नहीं होती, कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन दोनों एक साथ नहीं होता। ह्यूमिडिटी लगभग 70 से 80% तक हम मेंटेन करते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, जैसे हमने तापमान के बारे में बात की थी, वही चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है। स्टोमेटो क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटो क्लोज होने के बाद में न्यूट्रिएंट अपटेक कम हो जाएगा, प्लांट के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, और तो आपको ह्यूमिडिटी एक और बहुत कम हो गया तो भी क्या होगा, बहुत कम हो गया तो भी दिक्कत है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत कम है, सैफ्लो का जो प्रवाह है वो ज़्यादा हो जाता है, न्यूट्रिएंट अपटेक भी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका खाद की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें आपका नुकसान हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए आपको एक बैलेंस्ड कंडीशन में एक रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी लेवल पे मेंटेन करनी ह्यूमिडिटी। तो ये ह्यूमिडिटी किस तरह से मेंटेन की जाए, उसके लिए भी फंडामेंटल वही है दोस्तों कि जब आप ह्यूमिडिटी कर रहे हो तो वेंटिलेशन सिस्टम बंद करो, छोटे छोटे पल्सेस में उसको ऑपरेट करो, 3 सेकंड का पल्स दो, और उसको इसमें थोड़ा ज़्यादा देर तक आप रुक सकते हो बंद करके, क्योंकि इसमें आपको तापमान डाउन नहीं करना है, लेकिन आपको बाष्प तैयार करना है, और बाष्पीभवन होकर बाष्प का प्रमाण आपके ग्रीन हाउस के अंदर बढ़ाना है। तो आप 1 मिनट या 2 मिनट तक के लिए रुक सकते हो और वापस उसको चला सकते हो। आप अगर नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस है आपका, जिसके अंदर आप विंडोज क्लोज नहीं कर सकते हो, तो ऐसे कंडीशन में ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। उसमें ह्यूमिडिटी आप नहीं कर सकते, उसमें तापमान कम कर सकते हो आप, लेकिन ह्यूमिडिटी मेंटेन करना नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस में नहीं पॉसिबल। हाँ, क्लोज वेंटिलेटेड ग्रीन हाउसेस में ह्यूमिडिटी आप बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। अब दोस्तों हमने बात की थी कि हमें तापमान मेंटेन करना है,
तो मुझे ऑन ऑफ के पल्सेस देने हैं। तो ये सारा बहुत बड़ी दिक्कत है कि मुझे 3-3 सेकंड के छोटे छोटे पल्सेस दूं। क्यों? क्योंकि मेरे ड्रॉपलेट कुछ बड़े हैं और मैं नहीं चाहता कि ये जो छोटे चाहे 4% हो 10% हो, लेकिन ये जो बड़े वाले ड्रॉपलेट है, ये बड़ी वाली बूंदे, ये नीचे की आपका जो फूल है, आपके जो पौधे उसके ऊपर आके बैठे, ये नहीं चाहता मैं। तो अगर ये नहीं चाहते तो उसके लिए एक बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है टर्बो फॉग। तो ये जो दोस्तों टर्बो फॉग ये फॉगर है, इसे हाइड्रोनिमेटिक फॉगर बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोनिमेटिक फॉगर है ये किस तरह से काम करता है ये मैं थोड़ा सा समझा दूं। इसमें एक तरफ से हवा अंदर आती है, दूसरी तरफ से पानी अंदर आता है। इसका एक वीडियो छोटा सा मैं दिखा दूं आपको। एक तरफ से हवा अंदर आ रही है, एक तरफ से पानी अंदर आ रहा है। तो इसके एडवांटेजेस क्या मिलते हैं? एक तो आपको ड्रॉपलेट साइज बहुत ही कम मिलती है, छोटी, जैसे 3 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन ऐसे साइज के अगर ड्रॉपलेट है तो वो ड्रॉपलेट तो नीचे आएंगे ही नहीं, उसका तो तुरंत ह्यूमिडिफिकेशन या उसका कूलिंग हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इसमें तैयार हो सकते हैं। इसमें नोजल का साइज बड़ा होता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि फॉगर के नोजल का साइज 0.5 है, तो इसमें तो 1 mm या 1.2 mm का नोजल होता है। तो ये इसकी वजह से इसमें आपको यूनिफॉर्म कूलिंग मिलता है। इसमें इसका आपको ड्रॉपलेट साइज बहुत ही छोटी होती है, जिसका आपको इवेपोरेशन इमीडिएटली हो जाता है। ये इस तरह के फॉगर्स आप ग्रीन हाउस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें अगर चलाना है तो इसको हाइड्रोनिमेटिक कहते हैं दोस्तों। मतलब क्या? इसमें पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे एक कंप्रेसर लगेगा, कंप्रेसर के द्वारा मैं, आप देख सकते हैं ये वीडियो में कि 2 पाइप है, एक पाइप में से हवा अंदर आ रही है, दूसरे पाइप में से पानी अंदर आ रहा है, और ये हवा और पानी मिक्स होके बाहर जब निकल रहा है तो आप देख सकते हैं कितना पतला उसमें ड्रॉपलेट साइज मिल रहा है। तो इसके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है? तो एक तो ग्रीन हाउस के अंदर का एप्लीकेशंस तो है ही, जिसमें आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए काम कर सकते हैं। फिर फाइटोसैनिटरी एप्लीकेशंस है, फिर डस्ट सप्रेशन में या किसी होटल इंडस्ट्री में। ये देखिए ये महाकाली मंदिर में चंद्रपुर में हमने इस्तेमाल किया इसको कूलिंग के लिए। तो इसके अलग अलग एप्लीकेशंस में आप इससे टर्बो फॉग को इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही अनोखा फॉगर है। तो ये एक क्रॉस सेक्शन में देखिए कि यहाँ से एयर फ्लो अंदर आता है, इस तरफ से पानी अंदर आता है। ये यहाँ पर मैंने लाइव यहाँ पर लगाया है, मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन मेरे देखिए हाथ के ऊपर कहीं पर भी कुछ भी उसका बूंद नहीं आती है। बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट है। यहाँ से ये मैं हाथ में लेता हूँ आपको समझने के लिए। ये जो फॉगर है, यहाँ पर इस तरफ से पानी आ रहा है, इस तरफ से हवा अंदर आ रही है। ये हवा का कनेक्शन यहाँ पर जोड़ा गया है, ये पानी का कनेक्शन जोड़ा गया है, और यहाँ से ये पानी और हवा मिक्स होके ये जो फॉगिंग आ रहा है आपको, फॉगिंग इफेक्ट, ये लगभग 3 माइक्रोन, 4 माइक्रोन, 5 माइक्रोन। और ये फॉगर की विशेषता है, बहुत ही अनोखी विशेषता है दोस्तों, ये है कि इसमें आपको जैसे चाहे वैसे ड्रॉपलेट साइज एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें हवा और पानी है। ये दोनों का रेशियो जब आप एडजस्ट करोगे तो आपको लगता है कि नहीं मुझे 5 माइक्रोन की जगह 50 माइक्रोन का ड्रॉपलेट चाहिए, आप हवा और पानी का रेशियो उसमें चेंज करो, एडजस्ट करो, आपको जैसे चाहिए उस तरह का ड्रॉपलेट साइज आपको मिल सकता है। दूसरी इसकी विशेषता है दोस्तों ये है कि इसको लगने वाला पानी बहुत कम है, 4 लीटर या 5 लीटर पर आवर का पानी इसमें लगता है। तो आपके पानी की भी बहुत बचत हो रही है। कूलिंग करने के लिए जो पानी लग रहा है, ये पानी कम लग रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी फाइन ड्रॉपलेट है। मैं इसमें मेरा हाथ डाला हूँ, मेरे हाथ के ऊपर भी कुछ नहीं आ रहा है। तो इतना फाइन ड्रॉपलेट यहाँ पर मिल रहा है आपको। ये लगभग 10 माइक्रोन या 15 माइक्रोन का ड्रॉपलेट है, जो बड़ी आसानी से इवापोरेट हो जाता है, बड़ी आसानी से आपको कूलिंग और आपका जो ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है ये पूरी कर सकता है। बहुत ही अच्छा ड्रॉपलेट फॉगर है, बहुत ही स्ट्रांग है, रोबस्ट है। इसके अंदर ही एक लीकेज प्रिवेंशन डिवाइस है, जिसकी वजह से इसमें से ड्रॉपलेट आना गिरना ये भी इसमें दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये टर्बो फॉग नाम का फॉगर है दोस्तों। अब इसको लगाते कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, ये स्लाइड में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एयर कनेक्शन के लिए आपने एक पाइपलाइन को यहाँ से आपने डायरेक्टली जोड़ा है, और जब पानी का कनेक्शन तो पॉलीट्यूब से जोड़ सकते हो, या दूसरा एक पीवीसी पाइप होगा तो पीवीसी पाइप लगा सकते हो। इसके लिए अलग अलग कनेक्शन ये स्लाइड्स में यहाँ पर हमने दिखाया है कि किस तरह से आप ये जोड़ सकते हो। ये लगभग 5 मीटर से 7 मीटर तक का पानी ये थ्रो करता है, और ये लगभग 2 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। तो मतलब क्या हो गया है कि अगर मैं 5 मीटर की भी करूँ कैलकुलेशंस के लिए और 2 मीटर की दूरी पे, तो 10 स्क्वायर मीटर में एक फॉगर मुझे लग रहा है लगभग। जो कि पहले वाला 4-वे फॉगर जो था वो 9 स्क्वायर मीटर में एक फॉगर लगभग 3 मीटर बाय 3 मीटर का अगर डिस्टेंस हम
स्टैंडर्ड डिस्टेंस है लगभग, तब उसको लेके चलते हैं। तो ये दोस्तों टर्बो फॉग हाइड्रोन्यूमेटिक फॉगर के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी। आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो, कैमरा में शायद इतना उसके ड्रॉपलेट वगैरह का अंदाजा नहीं आता होगा, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ। मेरा तापमान भी अभी ठंडा होते जा रहा है यहाँ पर धीरे धीरे, बाहर की गर्मी से मैं अभी बहुत ठंडा हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये टर्बो फॉग सिस्टम है। ये इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक चार्ट में से दिया है कि अलग अलग नोजल है, इसमें 3 नोजल मिलते हैं, 0.8, 1 मिलीमीटर और 1.2 मिलीमीटर के काफ़ी बड़े नोजल है जो चौक नहीं होते। और अगर मानो कि अगर मेरा प्रेशर 1.5 kg का है, ये एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा मैंने, और मेरा वाटर प्रेशर जो है 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रखा, और अगर मैं 0.8 मिलीमीटर का नोजल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये 5.5 मीटर तक पानी फेंक रहा है, 5.5 मीटर तक लंबाई तक जा रहा है। और ये देखिए दोस्तों 17 माइक्रॉन का ड्रॉपलेट साइज मुझे मिल रहा है, एवरेज ड्रॉपलेट साइज 17 माइक्रॉन, बहुत ही कम है। अगर मैंने एवरेज भी पकड़ा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें मैक्सिमम ड्रॉपलेट साइज 40 या 50 माइक्रॉन की होंगी, तो वो भी मुझे चलता है। तो मेरा फॉल डिस्टेंस कम हो जाता है ग्रीन हाउस में, क्योंकि मेरा पौधा जब बढ़ रहा है ड्रॉपलेट नोजल इस्तेमाल कर रहे हो दोस्तों, तो लगभग 3 माइक्रॉन तक का आपको, 3 माइक्रॉन मतलब बहुत ही छोटा ड्रॉपलेट है दोस्तों, तो 3 माइक्रॉन तक का एवरेज ड्रॉपलेट साइज आपको मिल सकता है। और वही अगर 1.2 मिलीमीटर का नोजल आप लेते हो तो 3 से 4 माइक्रॉन तक का ड्रॉपलेट साइज आपको मिलता है दोस्तों। ये बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट है, और ये आपके मन के ऊपर है, आप जितना उसको एडजस्ट करना चाहते हो उस तरह से आप एयर और वाटर का रेशियो एडजस्ट करके आपके ड्रॉपलेट साइज को चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत ही अनोखा फॉगर है आपके अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, जैसे पोल्ट्री हो गया, आपका कॉटन जीनिंग हो गया, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया, कुछ कहीं पर भी, या रिक्रिएशनल एप्लीकेशंस होते हैं, होटल में होता है या फिर मंदिरों में होता है, मैरिज हॉल्स में होता है, बहुत सारी जगह पे इसका, डस्ट ऑपरेशन में है, बहुत सारे जगह पे इसका एप्लीकेशन है दोस्तों। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो टर्बो फॉग। ये सारे ऑपरेशन जो है फॉगिंग सिस्टम के लिए या क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, ये बार बार पल्स ऑपरेशन में ऑन ऑफ करना है, या आपको कुछ वेंटिलेशन कहीं पर ओपन चाहिए, कब वेंटिलेशन क्लोज चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मैन्युअली आप हाथों से इसको ऑपरेट करना बहुत ही दिक्कत वाला है दोस्तों। तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो कंट्रोलर्स, ऑटोमेटिक इरिगेशन कंट्रोलर्स। जैसे कि आपने ऑटोमेशन की जो संगोष्ठी हमने ली थी स्वयंचलित टपक सिंचाई के बारे में, उसमें ये विस्तार पूर्वक बात की थी। अगर आपने वो संगोष्ठी नहीं देखी होगी दोस्तों, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर वो संगोष्ठी जाके देखिए जैन इरिगेशन के फेसबुक पेज पे, वहाँ पर आपको डिटेल में ये ऑटोमेशन सिस्टम्स के बारे में जानकारी मिलेंगी। लेकिन फिर भी ग्रीन हाउस के लिए जो ऑटोमेशन लगता है उसमें भी तापमान या क्लाइमेट कंट्रोल के लिए जो फैसिलिटीज़ है, ऐसे स्पिरिट प्रो कंट्रोलर के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि ग्रीन हाउस के अंदर इरिगेशन तो एक एप्लीकेशन है ही, जिसमें आपको फर्टिलाइजर देना है, मिक्सिंग देना है, अलग अलग तरीके से इरिगेशन करना है, ये सारे एप्लीकेशंस तो ग्रीन हाउस के अंदर है ही। लेकिन क्लाइमेट कंट्रोल का जो एप्लीकेशन है, जिसमें आपका फॉगिंग का ऑपरेशन हो गया, जिसमें आपको रूफ की विंडोज़ ओपन करना है, साइड विंडोज़ को, साइड कर्टन्स को ओपन या क्लोज करना है, फैंस को ऑपरेट करना है, एग्जॉस्ट फैन को ऑपरेट करना है, सर्कुलेशन फैंस हो सकते हैं, लाइटिंग सिस्टम हो सकती है आपकी, फिर CO2 या हीटिंग सिस्टम हो सकती है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये जो स्पिरिट प्रो करके जो कंट्रोलर है, नैंडन जैन इजराइल में मैन्युफैक्चर किया हुआ, जो गविश करके जो कंपनी है, जो हमारी अपनी कंपनी है, ये कंपनी द्वारा ये तैयार किया जाता है। सोफिस्टिकेटेड कंट्रोलर है दोस्तों। ग्रीन हाउस में आपको अगर सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल चाहिए, पूरी तरह से कंट्रोल चाहिए, तो आपको स्पिरिट प्रो कंट्रोलर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल फॉगर का पल्स ऑपरेशन करना है ऑन ऑफ, और नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस है, मुझे विंडोज ओपन क्लोज, CO2 हीटिंग, ये सब चीज़ों की शायद ज़रूरत नहीं है, तो आप जैन इरिकेयर जो कंट्रोलर है, छोटा टाइम बेस्ड इरिगेशन कंट्रोलर है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको फॉगिंग ऑपरेशन के लिए साइक्लिक टाइमर है, साइक्लिक के स्पेशल सीक्वेंसेस है, आप नंबर ऑफ फॉगर्स उसमें एक के बाद एक ऑपरेट कर सकते हो। मान लो कि जैसे आपका 3 सेकंड का ऑन है, 3 सेकंड का ऑफ पल्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 सेकंड का ऑन होने के बाद में आप जब ऑफ हो जाता है तो आप दूसरे फॉगिंग सिस्टम को ऑन कर सकते हो 3 सेकंड के लिए, तीसरे को ऑन कर सकते हो, चौथे को ऑन कर सकते हो, वापस पहले पर आ सकते हो। तो इस तरह की साइकिल आप चला सकते हो। तो ये साइक्लिक ऑपरेशन पॉसिबल है आपको ये इरिकेयर कंट्रोलर द्वारा, जिसमें मिनिमम 1 सेकंड का भी पल्स आप उसमें सेट कर सकते हो। मिनिमम 1 सेकंड से लेके जितना चाहे उतना पल्स आप उसमें सेट कर सकते हो। फिर इरिगेशन एप्लीकेशन के लिए तो है ही है,
इसमें आप 2 इरिगेशन पंप लगा सकते हो, दो इरिगेशन पंप ऑपरेट कर सकते हो, 2 फर्टिलाइजर इंजेक्शन पंप्स इसमें आप सिस्टम्स आप इसमें लगा सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ का जो रिटेंशन है, मतलब कहीं शायद आपका इरिगेशन चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो जहाँ से छोड़ा है वहीं से ये वापस इरिगेशन करता है। इसमें वो फैसिलिटीज़ तैयार की है। तो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, इंडियन एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया गया ये जैन इरिगेयर कंट्रोलर है दोस्तों। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अगर, और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है आपका, अगर लो कॉस्ट में और अफोर्डेबल वे में अगर आपको ग्रीन हाउस में फॉगिंग सिस्टम या क्लाइमेट कंट्रोल करना है तो जैन इरिगेयर एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है दोस्तों आपके लिए। इसके बाद में दोस्तों एक अनोखे एप्लीकेशन के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। अब आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, फॉगिंग सिस्टम पूरी तरह से लगा दिए ग्रीन हाउस के अंदर, और फॉगिंग का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हो? आप कूलिंग के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए और ह्यूमिडिटी आर्द्रता को बढ़ाने के लिए कर रहे हो। क्या इसके अलावा भी ये सिस्टम का कोई और एप्लीकेशन हो सकता है ग्रीन हाउस के अंदर? तो एक एप्लीकेशन है दोस्तों, वो है पेस्टिसाइड स्प्रेइंग। अब पेस्टिसाइड आप किस तरह से ग्रीन हाउस के अंदर स्प्रे करते हो? यूजुअली आपका आदमी जाता है, नैपसैप लेके जाता है, वो ग्रीन हाउस के अंदर जो भी आपके फसल है उसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका हाथ जहाँ घुमा, जिस तरह से घुमा उस तरह से पेस्टिसाइड स्प्रे हुआ। फिर कहीं पर ज़्यादा हो गया, कहीं पर कम हो गया। फिर पेस्ट अटैक तो सिर्फ पौधों के ऊपर नहीं होता, पेस्ट तो फिर यहाँ वहाँ भी फैलती है। जैसे आपके चैनल्स है ग्रीन हाउस के अंदर या बाकी सारे कॉर्नर्स है, वहाँ पर भी पेस्ट जाके बैठ सकती है। तो वहाँ पर तो आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर ही नहीं रहे हो। तो आप पूरी तरह से पेस्टिसाइड सब जगह पे आप नहीं स्प्रे कर रहे हो, आप सिर्फ पौधों के ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो, वो भी यूनिफॉर्मली स्प्रे नहीं कर रहे हो। तो आपको शायद यूनिफॉर्म इफेक्ट नहीं आ सकता या पेस्ट का कंट्रोल प्रॉपरली नहीं हो सकता ग्रीन हाउस के अंदर। तो क्यों ना फॉगर के द्वारा ये पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाए, क्योंकि फॉगर से जब आप पेस्टिसाइड स्प्रे करते हो तो यूनिफॉर्मली सब जगह पे फैलता है। एक क्लाउड, एक बादल तैयार हो जाता है फॉग का पूरा, और वो पूरा का पूरा बादल पूरी ग्रीन हाउस में हर कोने में जाता है। चाहे आपका ट्रस हो, चाहे आपका सी चैनल हो, चाहे आपका कॉर्नर हो, जहाँ पर भी है आपके पौधों के ऊपर सब जगह पे यूनिफॉर्मली बैठता है, यूनिफॉर्मली स्प्रे होता है। तो आपको स्प्रेइंग की एक अल्टीमेट यूनिफॉर्मिटी मिलती है अगर आप पेस्टिसाइड स्प्रे करते हो ग्रीन हाउस के में। ये एक ट्रायल का रिजल्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों। ये कुकुम्बर में ट्रायल ली थी हमने, यानी ककड़ी के ऊपर ग्रीन हाउस में, जिसके लिए हमने 500 लीटर का एक टैंक लिया था, 7000 LPH का एक पंप लगाया था, 7000 लीटर प्रति घंटे का, जो हाई प्रेशर पंप था, बहुत ही हाई प्रेशर का, जिसमें हाइड्रोलिक वाल्व पर सेक्शन हमने यूज़ किए थे। और हमने सुपर फॉगर इस्तेमाल किया था, जिसमें 2 फॉगर थे, 2 टी फॉगर था ये, और जिसमें 6.5 LPH के 2 नोजल है। जैसे सुपर फॉगर हमने आपको दिखाया था इस तरह का, जिसमें 2 नोजल है 6.5 LPH के, और ये हमने 5 kg पर सेंटीमीटर, थोड़ा सा हायर प्रेशर पे हमने इसको चलाया। तो रिजल्ट्स क्या है ये देखिए। और इसका ऑपरेशन पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसको ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो पहले तो हमने पूरा पानी ड्रेन कर दिया, क्योंकि पहले हमने फॉगिंग के लिए ऑपरेशन किया था, इसका मतलब पाइपलाइन में पानी भरा हुआ है, तो पानी पूरा हमने ड्रेन कर दिया। मेन लाइन, सब मेन, सब जगह पे हमने हवा छोड़ी, कॉम्प्रेस्ड एयर छोड़ा और हवा से पूरा पानी को पुश कर दिया, तो पूरी लाइन खाली हो गई। अब पेस्टिसाइड वाला जो सोल्यूशन है ये हमने हाई प्रेशर से सिस्टम में डालना शुरू कर दिया और हाई प्रेशर से उसको इंजेक्ट किया, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली सब जगह पे उसका एप्लीकेशन हो गया। जैसे ही पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन हो गया, अब तो ग्रीन हाउस क्लोज है आपका, पूरी तरह से पेस्टिसाइड सब जगह पे फैल गया। उसके बाद में आपने सिस्टम क्लोज कर दी और सिस्टम के पाइपलाइन में वगैरह जो भी पेस्टिसाइड है, या तो उसको आगे पुश कर दिया या उसको ड्रेन कर दिया, निकाल लिया बाहर, फ्लश कर दिया, ताकि आगे जब आप वापस पानी चलाओगे तो पानी के साथ में पेस्टिसाइड वापस आपको जाना नहीं चाहिए। और उसके बाद में सिस्टम को आपने फ्लश कर दिया। फ्लश वाल जो आखिरी में होते हैं वो खोल के आपने पाइपलाइन में जो भी बचा कुचा पेस्टिसाइड्स का रेसिड्यू होगा उसको आपने निकाल दिया। इस तरह से पेस्टिसाइड एप्लीकेशन आप ग्रीन हाउस के अंदर इफेक्टिवली कर सकते हो। और जो सिस्टम हमने यहाँ पर पेस्टिसाइड स्प्रे सिस्टम यहाँ पर दिखाई, तो इस तरह से आप उसको लगा सकते हो। तो ये जैसे मीडियम अगर प्लॉट है तो किस तरह से लगा सकते हो। यहाँ पर ये कंप्रेसर है, कंप्रेस्ड एयर से आप अंदर पेस्टिसाइड के साथ में छोड़ रहे हो हाई प्रेशर में। या लार्ज एरियाज में तो पूरा एक पेस्टिसाइड का ये वाटर का टैंक अलग है और पेस्टिसाइड वाला टैंक आपका स्प्रेइंग वाला अलग है। और जब ये बंद करके फिर ये चलाना है आपको, इस तरह से ये सिस्टम आपकी चला सकते हो दोस्तों। और ये रिजल्ट इसके देखिए, ये जो हैंड स्प्रेड था जिसमें
इन्फेक्शन था डाउनी मिलीड्यू का, आप देख सकते हो ये पत्तों के ऊपर जैसे स्पॉट्स है। और वही सुपर फॉगर के बाद से जब हमने स्प्रे किया था पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, तब देखिए रिजल्ट्स किस तरह से, उसमें यूनिफॉर्म आपको रिजल्ट्स मिले। पाउडरी मिलीड्यू का जो उसमें प्रॉब्लम था डाउनी मिलीड्यू का, वो पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ दोस्तों, हैंड स्प्रेड, और ये पेस्टिसाइड हमने फॉगर सिस्टम द्वारा जब स्प्रे किया था तब। तो ये इस तरह का ये बहुत ही इनोवेटिव एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने जानकारी ली ग्रीन हाउस में क्लाइमेट कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। चाहे ये सेशन हमारा 2-3 पार्ट में बढ़ गया नेटवर्क बार बार कटने की वजह से, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि ये दोनों तीनों जो पार्ट्स है आप ये एक साथ जोड़ के देखिए, वापस बार बार उनको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी की सारी जानकारी पहुँचे। जो लोग ग्रीन हाउस ग्रोवर्स है उनको ये सारी तकनीकी जानकारी बहुत बार होती नहीं है कि फॉगर होता क्या है, फॉगर कैसे चलाना चाहिए, उसके ऑपरेशन में क्या तकनीक है, ड्रॉपलेट साइज का इंपॉर्टेंस क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल में क्या होता है, किस तरह से किया जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने आपके सामने लाने का प्रयास किया। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आपके मन में अगर कुछ सवाल है दोस्तों, तो सवाल भी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, कि जो भी सवाल है उसके जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस संगोष्ठी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी रहे। और आपको अगर किसी ग्रीन हाउस के लिए किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे या हमारे कोई भी प्रतिनिधि को कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम जरूर आपकी सेवा में हाजिर है। आपको सेवा देना ही हमारा परम कर्तव्य है दोस्तों। और आपसे मैं विनती करूँगा कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।